हेलो दोस्तों, हम आ गए बहुत टाइम बाद एक वीडियो लेकर। जो हमारा 5th सेमेस्टर है, इसके अंदर हमें सब्जेक्ट है ई गवर्नेंस। तो हम शुरू करने वाले ई गवर्नेंस का पहला टॉपिक जो है कल तो हमें आईसीटी के बारे में जानना है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जो एक्सपोर्स टू अमर्ज ट्रेड्स इन आईसीटी होता है, डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है ई गवर्नेंस में, हम उसके बारे में आज देखने वाले हैं। और साथ ही हम देखेंगे ई गवर्नेंस होता क्या है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित चौधरी और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मी यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि बेसिकली ई गवर्नेंस होता क्या है। अब ई गवर्नेंस क्या होता है, इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लो तुम्हारा जो कॉलेज है या स्कूल है वो हाईटेक हो गया है। ठीक है, हाईटेक मतलब बहुत सारे मशीनरी काम होते हैं, तुमको पेपर्स वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तुम्हें ना कोई भी असाइनमेंट करना हो या असाइनमेंट सबमिट करना हो, तुम्हें प्रॉपरली मैडम के पास, सर के पास जाके ऐसा देना नहीं है हाथ में, उन्हें बस सेंड कर देना है, वो देख लेंगे, खुश हो जाएंगे, नंबर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में मान लो तुम्हारा स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, वो सब ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तुम्हारा जो भी असाइनमेंट्स, नोट्स जो भी तुमको मिल रहे सब ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक वो सब भेजते जाएंगे, तुम लोग कर लोगे। ठीक है, तो वैसी ई गवर्नेंस है जो कि गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विस होती है उसको ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। हमें उनके ऑफिस में जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं होती है या फिर पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जो ई गवर्नेंस होता है। ठीक है, सिंपल सा है, गवर्नमेंट को डिजिटल बनाया गया है ताकि जो लोगों की जो ज़रूरतें है उसको आसान किया जाए। और इसमें थोड़ा सा कुछ इसकी इम्पोर्टेंस भी है, वो हम देखते हैं इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस में हमारे पास आता है टाइम सेविंग, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी। अब जो गवर्नमेंट होती है वो हमारा टाइम के सिवा चाहती है ई गवर्नेंस। अब मान लो हमें कोई काम है और हमें है ना वो काम पहले क्या करना पड़ता था, पहले ऑफिसेस में जाना पड़ता था उनके। अब बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स बना चुके हैं ई गवर्नेंस में जिसके अंदर हमें बहुत सारे मतलब जितने भी उनके ऑफिस है वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा टाइम बचता है, हमें आने जाने का कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन हो, हम या तो किसी साइबर कैफ़े भी कर सकते हैं, खुद मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो हमारा टाइम बचाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी में कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, मान लो आपने कोई फॉर्म भरा, ठीक है, आपने पैन कार्ड का भरा। ठीक है, तो आपको जानना है कि आपका पैन कार्ड आया है या नहीं आया है। वो देखने के लिए आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, चेक कर सकते, स्टेटस चेक कर सकते, आपको पता चल जाएगा हाँ मेरा पैन कार्ड यहाँ पर है, अभी इस स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें करप्शन होने का चांसेस भी नहीं होता क्योंकि सब कुछ क्लियर और ओपन है, आपको सब दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किधर कौन सा काम कौन कर रहा है, कितना हुआ। ठीक है, उसका अंदर एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जो ई गवर्नेंस होती है उससे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जो छोटे गांव या छोटे शहर थे उनको बड़े शहरों में जाना पड़ता था कोई भी काम करने के लिए, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होते थे उनको उनके लिए बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ई गवर्नेंस के आने के बाद में उसे कोई भी किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकता है, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप किसी भी कोने में बैठो, आप गवर्नमेंट की सर्विसेज को ले सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी। अब जो गवर्नमेंट का काम है वो ऑनलाइन होने की वजह से बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर हो चुका है, बिल्कुल ऑटोमेशन हो चुका है। अब जितने भी एरर्स आते थे, जो लोगों के द्वारा जो गलतियाँ हो जाती, एम्प्लॉयज़ के द्वारा, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे उनसे जो भी गलतियाँ हो जाती थी वो अभी बहुत कम हो गई है, और जिससे कि उनकी स्पीड बढ़ी है, काम करने की स्पीड बढ़ी है। पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, 1-2 महीने लग जाते थे एक काम को होने में, वही अब 7 दिन, 3 दिन, 2 दिन या धीरे धीरे करते करते और कम किए जा रहे हैं। बहुत सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं, 1 दिन में, 1 घंटे में, ऐसे भी कुछ काम हैं जो हो जा रहे हैं। बाकी फिर भी 7 डेज़ लग रहे हैं मिनिमम। ठीक है, और आधार कार्ड पहले बहुत टाइम लगता था, अभी तो 5 डेज़ के आसपास में हो जाता है अभी वो। ठीक है, उसके बाद में हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, और ओवरव्यू के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती है, एक पर्पस आता है और दूसरा होता है एवोल्यूशन ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, तो हम पर्पस से स्टार्ट करेंगे कि ई गवर्नेंस का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले बेटर एक्सेस टू सर्विसेज, जो भी एक्सेस है वो बेटर हो, अच्छा हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उसको मैनेज करने वाला चाहिए। ठीक है, टाइम और कॉस्ट एफिशिएंसी, हमारे टाइम बचाए और कॉस्ट एफिशिएंट हो। ठीक है, कॉस्ट जो पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट के ज़्यादा यूज़ ना हो इसमें। ठीक है, इनका मकसद है, जैसे कि बहुत सारे अगर ये काम अगर ऑफलाइन देंगे तो बहुत सारे लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे उनको, एक एक जगह जाना, उससे उनका टाइम वेस्ट होगा और ऊपर से कॉस्ट ज़्यादा लगेगी।
ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन, ठीक है। उसके बाद में इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, उनकी जो सर्विसेज की जितनी क्वालिटी है ना उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। और इंक्रीज पार्टिसिपेशन, इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, लोग इसके अंदर आकर्षित होंगे, ठीक है। और उसके बाद में आता है इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो जो सबसे पहले होता है इनिशियल फेज़, उसमें 1980 से तो 1990 यानी कि पूरे 10 साल तक इसके अंदर बेसिक कंप्यूटेशन चलते रहा। इसकी शुरुआत 1980s में हो चुकी थी, ठीक है, कि भाई हमको बनाना है, तो उन्होंने सबसे पहले बेसिक कंप्यूटेशन से शुरू किया, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर से स्टार्ट किया कि भाई डॉक्यूमेंट्स को रखना है कंप्यूटर में, बस इतना है और कुछ नहीं, कंप्यूटर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखना, ठीक है। फिर आता है नेटवर्किंग फेस। अब उन्हें क्या किया, उन कंप्यूटर्स को जोड़ा, ठीक है, जैसे कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क में देखा है, हम नोट्स के उनसे जोड़ते हो। कंप्यूटर नेटवर्क के पार्ट्स में अपन नहीं जाएंगे। अपन नेटवर्किंग फेज़ में जो हुआ वो 1990 में हुआ से 2000 तक, मतलब कि 10 साल तक क्या किया उन्होंने, कनेक्टिंग डिपार्टमेंट्स, उन्होंने डिपार्टमेंट को कनेक्ट किया, अलग अलग उनके जितने कंप्यूटर्स थे उन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया और उनके डेटा को आपस में शेयरिंग शुरू कर दी। फिर आता है 2000 से लाकर 2010, इसके बीच में उन्होंने सर्विस डिलीवरी स्टार्ट की, ऑनलाइन सर्विसेज, जो कि ऑनलाइन सर्विसेज पहले ऑफिस में चलते थे ऑनलाइन, एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, आपको जाना तो ऑफिस में ही पड़ता था, लेकिन जो भी काम होते थे वो ऑनलाइन ही होते थे उनके अंडर में, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेटेड सर्विस फेज, जो कि 2010 से लगा तो आज तक चल रहा है, ठीक है। इसमें वन स्टेप सर्विस, मतलब जो अब ऑफिस में था वो अब हमारे पास भी आ चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज फेज। उसके बाद में एक फ्यूचर फेज़ है, वो एआई और ब्लॉकचेन की मदद से इंटीग्रेशन वो हो रहा है, अभी भी चालू है, ये बहुत सारी जगहों में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आगे करेंगे, जैसे कि अभी अब बात करते हैं एम्बैरिंग ट्रेड्स इन ICT फॉर डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। अब ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इस जो टेक्नोलॉजी है उसको ई गवर्नेंस में डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज़ किया गया वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो मेन पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो ICT क्या होता है ये हमें जानना पड़ेगा। तो जो कम्युनिकेशन करती है गवर्नमेंट वो सिक्योर करने के लिए ICT टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। इस टेक्नोलॉजी में हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं, और साइबर सिक्योरिटी भी होती है, और बिग डेटा और एनालिसिस किया जाता है इसमें। अब इसमें जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो डेटा को सिक्योर करती है और ट्रांसपेरेंट बनाती है। मैं ट्रांसपेरेंट बता दें ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सिक्योर बनाती है और ट्रांसपेरेंट बनाता है। जैसे कि लैंड रिकॉर्ड, जितनी भी ज़मीन के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो सब ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और सिक्योर भी होते हैं। आप देख सकते हैं खसरा निकालते भुआ लेक से निकालते हैं, तो वो सिक्योर होती है और प्लस में ट्रांसपेरेंट भी होती है, हम देख सकते हैं किसका क्या है, लेकिन हम उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। या फिर वोटिंग सिस्टम में फ्रॉड होने से रोकने के लिए गवर्नमेंट के इश्यूज़ इसका यूज़ कर सकती है। ब्लॉकचेन का यूज़ इसलिए कर दें, अगर हम वोटिंग करने आते हैं तो ब्लॉकचेन का यूज़ किया जाता है, उसमें हमको सब दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है सब कुछ कैसे वर्क कर रहा है, लेकिन वो इतना सिक्योर है कि उससे फ्रॉड होने का कोई झंझट नहीं होता है, ठीक है। और हर ट्रांजैक्शन को एक डिजिटल लैंडर में सेव किया जाता है, मतलब कि जितने भी मतलब वो गवर्नमेंट जो अपन वोटिंग देते हैं, वोटिंग के अंदर जो भी वोटिंग कर देना वो एक डिजिटल लैडर नाम की मशीन होती है, उस मशीन के अंदर वो सेव होता है, ठीक है, जिससे कि वो पूरा डेटा एक अल्टरनेट तरीके से सेव रहता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग का मतलब है कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बना दो कि वो ह्यूमन जैसा सोच सके और डिसीजन ले सके। अब ह्यूमन नहीं, ह्यूमन के जैसा, पर ये ह्यूमन से थोड़ा सा अलग होता है। एक मान लो बच्चे की तरह है जिसको सिखाते हैं लोग, मशीन लर्निंग में हम मशीन को सिखाते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वो खुद से सोच पाता है, जो हमने उसे सिखाया उसकी मदद से खुद सोच पाता है, ठीक है। तो इंडिया में गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम जैसे कि आयुष्मान भारत में AI का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और जहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स जो भी अपने जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो डेटा है एनालाइज करता है और उनको सही ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं वो चेक करता है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना अभी भी चल रही है,
इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मतलब होता है डाटा और एप्लीकेशन को इंटरनेट पे स्टोर करना, और जिससे उसके एक्सेस करना इजी हो जाएगा। अगर उसे हम क्लाउड पे अपलोड कर देंगे तो उसे एक्सेस करना आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्विसेज जो होते हैं, सर्विसेज जैसे कि डिजी लॉकर या उमंग ऐप क्लाउड पर ही बेस्ड है। हमारा जो डिजी लॉकर है और उमंग जो ऐप है ना, वो भी उसी पर बेस्ड है, और इससे जो सर्विस है वो फास्ट और रिलायबल हो जाती है, मतलब उन पर भरोसा किया जा सकता है और काफ़ी अच्छी सुविधा होती है। इससे हमारा कोई भी डेटा लीक नहीं होता है, क्लाउड में होता है हमारा डेटा जो होता है, ठीक है। उसके बाद में IoT में क्या होता है, डिवाइसेस और मशीन आपस में कनेक्टेड होती है और डेटा एक्सचेंज कर सकती है, और स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट इसी पर बेस्ड है। स्मार्ट सिटीज़ जो बनती है वो IoT पर बेस्ड है। IoT पर हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है जिसे हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ लाइक्स दे देते हो और मुझे सपोर्ट कर दो ताकि मैं ऐसी वीडियो बार बार बनाऊँ, तो आप सपोर्ट करें, कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट हो, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ में IoT का यूज़ किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल को मैनेज करने के लिए। वाटर सप्लाई सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाता है इसकी मदद से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से। ये हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद में होता है बिग डेटा और एनालिसिस। बिग डेटा एनालिसिस क्या होता है? बिग डेटा का मतलब होता है जो हमारे पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, जो गवर्नमेंट के पास होता है। हमारा जितना भी डेटा है लार्ज, बहुत सारा डेटा है, इतने सारे लोग हैं तो इनका बहुत सारा डेटा है, जिसमें सिटीज़न के रिकॉर्ड, उनके फीडबैक्स को एनालाइज के थ्रू डेटा को एनालाइज किया जाता है, एनालिटिक्स के थ्रू उससे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। और उसमें जो है गवर्नमेंट क्या करती है, उससे बेटर डिसीजन ले सकती है, जैसे कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है या कहाँ पे न्यू सर्विस स्टार्ट करनी है। वैसे आज के टाइम पे बहुत कम होता है ये, एनालाइज तो सब होता है पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी होता है, पर वो कब ख़त्म हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये चीज़ें होती हैं ई गवर्नेंस में, ठीक है। ये उनका ऑनलाइन है, ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें थोड़ा अलग है। पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इतना इम्प्रूवमेंट चल रहा है। बाकी हमारे टॉपिक पे है वापस, तो बिग डेटा एनालिसिस में क्या होता है, जितना भी हमारा डेटा होता है, जितने हमारे फीडबैक्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, और सिटीजन में हम बहुत सारे रिकॉर्ड देते हैं कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। अभी बहुत सारे उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की कि कल दे हमारे MP में तो एक सुविधा ये है कि भाई एक ऐप मिला है जिससे आप फ़ोटो खींचोगे और वो सड़क भरने आ जाएंगे। मैंने तो अभी यूज़ नहीं किया, उसे यूज़ करके देखूँगा, फिर आपको रिव्यू दूंगा उसका। तो फिलहाल हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो डेटा है उसको एनालिटिक्स की मदद से एनालाइज करते हैं और गवर्नमेंट बेटर डिसीजन ले सकती है अगर उन्हें कुछ पसंद आता है इसके अंदर। उनका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा लगे लोगों के हिसाब से कि अच्छा नहीं है तो इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, जब इतना सारा डेटा और ऑनलाइन सिस्टम यूज़ हो रहा है तो फिर उनको प्रोटेक्ट करना भी तो ज़रूरी है। अब प्रोटेक्ट ही नहीं होगा तो कोई भी हमारा डेटा यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी के टूल्स और टेक्निक्स हेल्प करते हैं डेटा को हैकर्स और साइबर अटैक्स से बचाने में, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। स्पेशली जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हमारा इसमें कोई टॉपिक छूट गया, अब हमारा ब्लॉकचेन हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग होगा, साइबर सिक्योरिटी होगा, डेटा और एनालिटिक्स हो चुका है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स जो है हमारे ICT के, जो ICT के अंदर आती है, ठीक है। बेसिकली इनका यूज़ हमारी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अभी भी यूज़ हो रहा है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। इसके जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ये वीडियो अपलोड होगा उसके जस्ट 5 आवर्स बाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब केस स्टडीज़, अब कुछ केस स्टडीज़ भी हुई है इसके बारे में जो कि सक्सेसफुल रही है, ठीक है, सक्सेसफुल। अब जो AI जो मैंने आपको बताया, AI और मशीन लर्निंग, ठीक है, इन इंडियन रेलवेज़। अब इसका जो यूज़ है वो इंडियन रेलवे में भी किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का रेलवेज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। अब रेलवेज़ में कैसे किया गया है कि भाई जो रेलवेज़ है बहुत सारे, उसकी जो वेबसाइट है अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको बहुत सारा AI मिल जाएगा उसके अंदर, AI भी है उसके अंदर।
तो उसके अंदर एआई की मदद से वो उसे डेवलप करते हैं, ठीक है। इंडियन रेलवे ने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज़ किया है ट्रेन स्केड्यूल, जो आपने ट्रेन का स्केड्यूल देखोगा वेयर इज़ माई ट्रेन में वो, और पैसेंजर का डेटा को ऑप्टिमाइज़ करना कि भाई पैसेंजर असली है नहीं, नकली तो नहीं है, ये आया है या नहीं आया है, इसने ट्रेन ली है या नहीं ली है। अभी तो आप ट्रेन बुक करो, उसके अंदर टीटी आता है, आपका नाम बोलता है, टिक मार देता है, हाँ भाई ये पैसेंजर आया है, तो ऑनलाइन चढ़ा देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ट्रेन डिलेस कम होते हैं होते हैं और टिकट बुकिंग प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है आजकल, तो ऑनलाइन ही कर लेते सब। उसके बाद में ट्रेन ट्रैकिंग और जो प्रेडिक्शन है, मेंटेनेंस, वो भी इम्प्रूव हुआ है। ओवरऑल जो ट्रैवलर है एक्सपीरियंस है उसको बेटर बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से। अब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ लैंड रिकॉर्ड में किया गया है। जो भी लैंड रिकॉर्ड, जो मैंने आपको बताया ना, ज़मीन के जो भी जानकारी है उसके बारे में, तो जो आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, लैंड रिकॉर्ड्स मैनेज करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। इसमें जो लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड होता है ना, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर हो गए हैं। हमारे तरफ भी है, एमपी में भी है, पर आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है, ठीक है, बेस्ट। तो ब्लॉकचेन की वजह से क्या होता है, रिकॉर्ड जो होता है फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं और लैंड ट्रांजैक्शन ज़्यादा रिलायबल हो गई है, ठीक है। अभी हमारी तरफ भी चालू हुआ है, लैंड के थोड़ा सा चल रहा है वो आधार कार्ड से लिंक करना लैंड को, ठीक है। उसके बाद में आता है क्लाउड कंप्यूटिंग इन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम में है। क्लाउड कंप्यूटिंग उसको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में यूज़ किया गया है। जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के जो अंडर आता है, मतलब डिजिटल इंडिया की जो पहल हुई है उसके अंदर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेसिबल और स्केलेबल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक्सेसिबल का मतलब होता है उसे यूज़ करना, हम उसे यूज़ करते कहीं से भी, ठीक है। और इसके बाद मतलब आसान है, वो कोई क्रैश नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिंपल सा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्लाउड में स्टोर करता है, ठीक है। और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है और पोर्टल्स हैं वो क्लाउड पर होस्ट किए गए हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभार बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि उनके पास थोड़ा क्लाउड की दिक्कत है, क्योंकि क्लाउड पर लोड बहुत ज़्यादा है, इतने सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, सर्वर पर आ जाता है, जो कि उनकी परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। अगर वो क्लाउड पर है तो भाई उनकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है हमारे सॉफ्टवेयर्स की, जैसे कि हमारा ये डिजी लॉकर हो गया। डिजी लॉकर कभी भी मतलब कोई दिक्कत नहीं देता है, बहुत बढ़िया चलता है और बहुत बढ़िया है वो। क्लाउड कंप्यूटिंग ने डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग को भी कॉस्ट एफिशिएंट बनाया भाई। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसने क्या है, डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग को भी कॉस्ट, मतलब पैसे कम किए उसने, ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं होते उसके। IoT का यूज़ जो हुआ है वो स्मार्ट सिटीज़ में हुआ है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत क्या किया गया है, एक मिशन उन्होंने बनाया है, एक योजना बोल सकते हैं उसे। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत क्या किया है भाई, उन्होंने IoT डिवाइसेस का यूज़ किया गया है तो इम्प्रूव जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन मतलब शहर की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल अपना जयपुर और सूरत में IoT सेंसर से स्ट्रीट लाइट को ऑटोमेशन किया गया है। अब IoT मदद से किया गया है, वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है, साइड के जितने भी खंभों के ऊपर जो भी लाइट लगे रहते हैं, उसको सेंसर की मदद से कोई गाड़ी आ रही है तो वो चालू होंगे और गाड़ी गई तो बंद हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से उसे ऑटोमेटेड किया गया है, जो क्या करते हैं, एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करते हैं और सिटीज़ को स्मार्टर बनाते हैं। अब मान लो अगर उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर उन्होंने लगाया है, वहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती, ठीक है, कभी कभार गाड़ी आ जाती है, तो फिर जब वो रात भर जो लाइटें चलती रहती है तो उसकी बिजली कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई जब गाड़ी आएगी तभी लाइट चालू होंगे और गाड़ी आ रही है तभी चालू होंगे, इस तरीके से उन्होंने इसे बनाया है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी IoT से बेहतर हुए हैं। जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी IoT की मदद से बना है और ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए भी IoT से बना हुआ है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हमारे भोपाल में भी लगा हुआ है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, भोपाल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उन्होंने बहुत बेहतरीन बनाया है। उसके बाद में बिग डेटा एनालिसिस को कहाँ पर यूज़ किया गया, तो वो यूज़ किया गया हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में क्या होता है, सेंसर में बिग डेटा और एनालिटिक्स का यूज़ किया गया है, जिससे डिजीज़ के ट्रेंड्स और हेल्थ स्टैटिक्स को एनालाइज करने के लिए
समझे, स्टैटिक्स, हेल्थ के स्टैटिक्स की भाई हेल्थ इसकी अब आज अच्छी है और अच्छी हो रही है और अच्छी हो रही है, ठीक है। उनका जो डेटा है उसकी मदद से वो एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि भाई आपको कौन सी डिजीज़ है ये भी अब बिग डेटा की मदद से पता चलता है। आपके जितना भी डेटा है आपसे एक एक चीज़ पूछी जाएगी और उस चीज़ की मदद से खुद एआई बता देगा, ठीक है। एनालिटिक्स जो होते हैं वो बता देंगे, ठीक है। इससे गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम को टारगेट करना और डिजीज़ आउटब्रेक्स को प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है। डिजीज़ को प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है भाई बिग डेटा और एनालिटिक्स की मदद से। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कोविड-19 ट्रैकिंग होती थी, उसका जो रिस्पॉन्स स्टेज था उसमें बिग डेटा एनालिसिस का हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। पता है क्यों? क्योंकि जो कोविड-19 ट्रैकिंग था उसमें क्या होता है, आपका जो डेटा है आपको दिन भर रखा जाता था एक कमरे में, उसमें चेक किया जाता था कि इसमें क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, क्या इसके कोई दिक्कत हो रही है, या इससे सिर्फ नॉर्मल थे। अगर इसे 15 डेज़ से ज़्यादा होते हैं तो पॉसिबिलिटी कम हो रहा है, जितनी ज़्यादा दिन बढ़ रहे थे पॉसिबिलिटी कम हो रही थी कि भाई आपको कोरोना है, ठीक है। इस तरीके की जो कोविड-19 की जो भी सिचुएशन थी उससे लड़ा गया था। बिग डेटा जो है वो हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। उसके बाद में अब आता है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी का यूज़ किया गया है सभी डिजिटल सर्विसेज में। जितनी भी डिजिटल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई है उन सभी के अंदर साइबर सिक्योरिटी का यूज़ किया गया है। तो गवर्नमेंट ने वेरियंट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इम्प्लीमेंट किए हैं तो प्रोटेक्ट डिजिटल सर्विसेज और सिटीजन डेटा, जिनके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योर ट्रांजैक्शन और प्रोटोकॉल्स के लिए और रेगुलर अलर्ट्स के लिए डेटा को बचाने के लिए भाई कोई दिक्कत ना हो जाए। उसके बाद में इससे क्या हो रहा है कि पब्लिक ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड हो रहा है लोगों के बीच में। जो गवर्नमेंट की जो ये होती है ट्रस्ट वो बढ़ रहा है, ठीक है। और जितनी भी सर्विस होती है डिजिटल सर्विस उन सबको सिक्योर बनाया गया है भाई साइबर सिक्योरिटी की मदद से, ठीक है। तो ये है हमारा केस स्टडीज़ जो की गई है ई गवर्नेंस के ऊपर, जो कि सक्सेसफुल रही है, ठीक है। ये किसकी मदद से हुआ है? ये हुआ है हमारा आईसीटी की मदद से। आईसीटी की मदद से ये किया गया है। सब आईसीटी पढ़ रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये सब कर चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे सामने चैलेंजेस क्या है, अभी भी चैलेंजेस है और वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा एआई और मशीन लर्निंग का अडॉप्शन। अगर हम एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं हमारे सामने। तो सबसे पहला होता है हमारे पास डेटा प्राइवेसी इशू का, कि भाई हमारा जो डेटा है वो उसकी प्राइवेसी ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, ठीक है। उसे सिखाने के लिए हमको उसे बहुत सारा डेटा देना पड़ेगा ना। इस डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी एक बड़ी चैलेंज है। अब जो डेटा हम उसको दे रहे हैं वो डेटा लीक ना हो जाए, बहुत सबसे बड़ा चैलेंज यही है, ठीक है। उसके बाद में आता है कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम एआई और मशीन लर्निंग करते तो हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम को सेटअप करना और मेंटेन करना एक्सपेंसिव हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्लेक्सिबल नहीं होता है, कि भाई कभी कभार क्या होता है कि उसके अंदर कोई एरर आ जाए तो उन्हें उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। जैसे कि चैट जीपीटी बना, तो चैट जीपीटी को अपग्रेड करने में उन्हें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, क्योंकि उन्हें मेंटेन करना पड़ता है, उसे बार बार डेटा देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसे बार बार डेटा नहीं देंगे तो कुछ समझ नहीं पाएगा नई नई चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में स्किल का गैप है भाई। जो एआई है और मशीन लर्निंग है को इफ़ेक्टिव यूज़ करने के लिए हमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, जो कि अभी भी कम है। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मशीन लर्निंग में जा रहे हैं, एआई पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास वो स्किल नहीं है, उनके वो स्किल नहीं है कि वो उसे संभाल सके, ठीक है। तो प्रोफेशनल लोगों की थोड़ी सी कमी हो गई है इसके अंदर एआई और मशीन लर्निंग में। बहुत सारे लोग आपने देखा होंगे मैंने मशीन लर्निंग की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया, लेकिन उस मतलब प्रोफेशनल तरीके से उनके पास उस तरीके की स्किल नहीं है जो कि गवर्नमेंट को चाहिए। तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आगे देखते हैं हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट अगर यूज़ करते हैं, उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसके लिए। तो सबसे पहला होता है स्केबिलिटी इशू होता है उसके अंदर।
जो ब्लॉकचेन सिस्टम होता है उसको स्केलेबल करना एक चैलेंज होता है, ठीक है। स्पेशली तब होता है जब जो क्या होता है भाई, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हैंडल करने होते हैं। अब उन्हें जो है ना बहुत सारा, अगर मान लो उसके ऊपर बहुत सारा लोड दे दिया अपन ने, तो फिर वो तो क्रैश होता ही है। लेकिन जो ब्लॉकचेन होती है, सिक्योरिटी को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए बहुत ज़्यादा ये इसकी स्केलेबिलिटी में दिक्कत होती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे, आज भी है। उसके अंदर अगर हम ब्लॉकचेन का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना और इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जो कि अडॉप्शन को सॉल्व कर देता है, अडॉप्शन को शो कर देता है। मतलब कि अगर इसको जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, अगर हम इसे बराबर नहीं समझेंगे तो फिर ये हमारे डेटा को लीक कर सकता है, शो हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर रेगुलेटरी, हमारे जितने भी ब्लॉकचेन की जो लीगल और रेगुलेटरी जो भी फ्रेमवर्क अभी भी इन्वॉकिंग है, जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसके जितने फ्रेमवर्क्स हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं अभी, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस है आज के टाइम तक। तो डेटा सिक्योरिटी जो होती है उसके अंदर भी हमारे पास डेटा सिक्योरिटी होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट, कि भाई जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो इंटरनेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के वो हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद में डेटा सिक्योरिटी में क्या होता है कि भाई क्लाउड पर डेटा जो स्टोर करना है वो रिस्की हो जाता है, क्योंकि जो डेटा ब्रेकर्स होते हैं ना वो अनऑथराइज एक्सेस कर सकते हैं उसको, उसका रिस्क होता है अनऑथराइजेशन का, ठीक है। उसके बाद में कॉस्ट इसके अंदर थोड़ी सी लगती है कि क्लाउड सर्विसेज की कॉस्ट को है ना मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली अगर यूसेज इंक्रीज़ होता है। अब इतने सारे लोग हैं उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका बढ़ रहा है ना वो, ठीक है। अब अगर हम आईओटी को अडॉप्ट करते हैं, मतलब आईओटी को अगर यूज़ करेंगे सरकार, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो सिक्योरिटी का वायलेशन, वायलेशन हो सकता है। आईओटी डिवाइसेस को ओपन सिक्योरिटी वायलेबिलिटी के साथ आते हैं जो हैकिंग और डेटा ब्रेक्स को रिस्की बनाते हैं। जो डेटा के जो ब्रेकर्स होते हैं, मतलब डेटा को ब्रिक्स बोलते हैं। ब्रिक्स मतलब कि उसके अंदर हमारा डेटा होता है कि ईंट की तरह उसके अंदर डेटा होता है अलग अलग इंसान का, ठीक है। तो ये क्या होता है आईओटी के अंदर, वो उसका रिस्क बढ़ जाता है, उसे सिक्योर नहीं हो सकता वो ज़्यादा, ठीक है। अगर हैक करना चाहते हैक होता है, क्योंकि कोई भी आईओटी का डिवाइस हैक होना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि वो सेंसर पर वर्क करता है और कोई वैसी तरीके का कोई डेटा अपलोड कर दे तो हैक तो हो जाएगा। उसके बाद में इंटरऑपरेबिलिटी इशू हो सकता है। उसके अंदर अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स के जो आईओटी डिवाइस होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्मूथली काम नहीं करते। वो जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफ़िकल्ट बनता है। अगर मान लो आपने आईओटी का कोई डिवाइस एक कंपनी से खरीदा, मान लो आपने टीवी खरीदी, ठीक है, और उसका रिमोट किसी और कंपनी का खरीदा, तो कभी कभार दिक्कत होती है हमें कि वो बराबर वर्क नहीं करता, ठीक है। इस तरीके की दिक्कत होती है। उसके बाद में हाईली इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करना पड़ता है हमको। जो आईओटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना उसको सेटअप करने में हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब पहले आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर बिग डेटा और एनालिटिक्स अगर हम यूज़ करते हैं उसके अंदर, तो डेटा मैनेजमेंट का उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि भाई जो लार्ज इतना ज़्यादा जो डेटा है, ठीक है, उसको मैनेज और प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है एक तरीके पर। उसके बाद में आता है पॉलिसी। उसकी जो पॉलिसी होती है बिग डेटा एनालिसिस करने के लिए, जो डेटा कलेक्शन और उसकी यूसेज के लिए जो प्राइवेसी पॉलिसी लगती है ना, वो थोड़ा सा मतलब उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब स्किल रिक्वायरमेंट्स, अब बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए भाई क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स के लिए जो स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत होती है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं हो पाती है। बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनके पास बहुत कम स्किल होती है बिग डेटा और एनालिटिक्स की। बिग डेटा तो हमारे पास है, एनालिटिक्स की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद में अब जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, जो थ्रेड्स होते हैं कंटिन्यूसली एवल्यूएट होते रहते हैं, जो सिक्योरिटी मेजर्स को अपडेट करने की ज़रूरत को बढ़ाते हैं। हमें क्या करना है, तो बार बार सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है बार बार। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे जो जितने भी हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद को अपडेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं, वो चेक करते हैं कि हम किस तरीके से तोड़ सके, ठीक है। तो इसके लिए बार बार इसे अपडेट करना पड़ता है, एवल्यूएट करना पड़ता है।
और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, ठीक है। इसको इसके जितने मेजर्स होते हैं, मतलब एक एक जो पार्ट होते हैं उसको बनाना बहुत ज़्यादा ये होता है, कॉस्ट में आ जाता है वो, ठीक है। उसके बाद में लैक ऑफ अवेयरनेस भी है सिक्योरिटी के, जो बेस्ट जो है पार्टिसिपेंट्स के बारे में जो अवेयर करते हैं कि काम होती है, कि वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करती है, वर्नेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। ये सब चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजी का, अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट होते हैं, और प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन इसको थोड़ा सा मतलब बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास अब ये तो हो गया हमारे चैलेंजेस। अब ये जो अब इस चैलेंजेस का हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो आती है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है। अब जिस चीज़ इसमें हमको ज़रूरत है और उसके हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। इसके अंदर हमें क्या है भाई, हमें डिसीजन मेकिंग के लिए भाई बहुत मतलब उनको ज़रूरत है, मशीन लर्निंग के लिए लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद में ऑटोमेशन के कुछ टास्क होते हैं ऑटोमेशन करने के लिए, जो कस्टमर की सर्विस को मतलब चैटबॉट्स की ज़रूरत होती है। जैसे चैट जीपीटी अलग है, एक चैटबॉट की ज़रूरत होती है उनको। उसके बाद में एक्सपीरियंस वाला चाहिए भाई मशीन लर्निंग और एआई में, जिसका एक्सपीरियंस हो बढ़िया। उसके बाद में जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर हमारे पास ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत होती है, ट्रांसपेरेंसी जो इंक्रीज़ कर सके, ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। उसके बाद में सिक्योरिटी, इसके अंदर जो ब्लॉकचेन में जितने भी सिक्योरिटी उसको बढ़ाने के लिए लोगों की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा भाई, फ्रॉड और हैकिंग होने का रिस्क थोड़ा कम रहेगा। एफिशिएंट ट्रांजैक्शन आसान हो जाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हमें स्केलेबिलिटी उसे मेंटेन करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत है, नीड्स है। उसके बाद में कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए भी लोगों की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन जो कॉस्ट हमसे लेती है और रिसोर्सेज ऑन डिमांड अवेलेबल हो जो करती हैं कॉस्ट एफिशिएंट में, अब वो कॉस्ट एफिशिएंट बनेगा तो हमारा रिसोर्सेज की डिमांड थोड़ी रहेगी। उसके बाद में एक्सेसिबल बनाना उसको और ज़्यादा, उसके लिए लोगों की ज़रूरत है, जो कि रिमोट वर्क और कोलैबोरेशन को ईजी बनाएगा। IoT में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ाना IoT की, डेटा का कलेक्शन और ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है। उसके अंदर बिग डेटा और एनालिसिस में बेटर इंसाइटर चाहिए हमको, जो कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को एनालाइज करके उनके जो वैल्यूएबल इंसाइट्स जो जितनी मेन चीज़ें हैं वो दे, एनालाइज करे उसको, जिसके बाद भाई बिज़नेस के जो भी स्ट्रेंजर्स होते हैं जो नए नए आए हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है, जो कि उनके जो स्टार्टिंग्स होते हैं उसको इम्प्रूव किया जाता है। उसके बाद में जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सके, प्रेडिक्ट कर सके भाई आपको क्या मतलब किस समय में आप निकल लेंगे हेल्थ केयर में। उसका बहुत सारी चीज़ होती है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, जिससे कि एक तरीके से रोज़गार मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप पढ़िए, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट में मिल जाएगी इसमें से, पर मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ कि ये सब होता क्या है, ठीक है। कंक्लूजन ये बता देते हैं कि भाई जो भी हम यूज़ कर रहे हैं इतना सारा, ठीक है, ICT का जो यूज़ कर रहे हैं, उसका कंक्लूजन ये है कि भाई जो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जितने भी सिटीजन्स या फिर जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, जो कि शहर में और गांव में लोग रहते हैं, उनके लिए हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दें और आसान करें, ज़्यादा उसे हार्ड ना बनाएं और सिक्योर बनाएं इन लोगों को, ठीक है। रेफरेंस